नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हायर पेंशन में जो प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला आ गया था उसको किस तरह से हटाया गया है और इस हटने वाले जजमेंट को यूज करके हम किस तरह से हमारी हायर पेंशन 12 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी हायर पेंशन शुरू हो चुकी है या जिन्होंने ऑलरेडी डिमांड लेटर के पैसे भर दिए हैं और अपना अपना पीपीओ अवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना फॉर्मूला ईपीएफओ का था जिससे वो हायर पेंशन दे रहा था उसमें अब बदलाव आएगा, प्रोराटा बेसिस फॉर्मूला हटेगा। और अगर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो आपकी हायर पेंशन 12% से बढ़ सकती है। अगर क्वांटम में बताओ कि क्वांटिफाई करके बताऊं कि कितना पैसा बढ़ सकता है, तो अगर आपकी हायर पेंशन 25,000 रुपए महीना अभी चल रही थी और प्रोराटा बेसिस फॉर्मूला अगर उसमें से हट जाता है तो आपकी जो पेंशन है तकरीबन 3,200 रुपए से बढ़ सकती है। मतलब कि 25,000 की पेंशन 28,200 रुपए तक हो सकती है। इतना फर्क एक महीने में पड़ेगा, साल में तकरीबन 40,000 का फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, यहां से अगर आप 10 से 12 साल जिंदा रह जाते हैं तो दोस्तों आपको टोटल 4 से 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर फायदा हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रोराटा बेसिस क्या था ये डिस्कस करेंगे, प्रोराटा बेसिस किस किस जजमेंट से हट रहा है वो डिस्कस करेंगे, और पंजाब हाई कोर्ट का जो जजमेंट इन रेम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखेंगे। और दोस्तों आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट किस तरह से आपको बनाकर डालना है, और आप अगर वो फॉर्मेट डालेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको फायदा होगा ही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपकी पेंशन बढ़ती है तो आपकी लाइफस्टाइल में एक जबरदस्त बदलाव आता है। तो ये बदलाव का फायदा अगर आप ले रहे हैं तो आपके दोस्तों ने भी लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन की मदद का चैनल है, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला चैनल है। जहां जहां आपकी पेंशन बढ़ सकती है, जहां जहां आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग काम आ सकती है, जहां जहां पैसे से रिलेटेड जो भी दिक्कत आपकी जिंदगी में आ रही है उसकी जो भी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं वो हम आपको वैलिडेशन पे देते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों हायर पेंशन की जर्नी शुरू होती है 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट वाले जजमेंट से। अब दोस्तों वहां पर पहली बार हायर पेंशन का रास्ता खुला। उसके बाद ईपीएफओ ने फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए, हमने फॉर्म भरे भी। फिर क्या हुआ कि एक सवाल था कि अगर पेंशन मिलेगी तो मिलेगी किस फॉर्मूला से। उसके लिए ईपीएफओ ने खुद होके एक सर्कुलर जारी किया जो 1 जून 2023 को उन्होंने जारी किया था। इस सर्कुलर में क्लियरली लिखा था कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी एलिजिबल है हायर पेंशन लेने के लिए, उनकी जो पेंशन होगी वो लास्ट के 12 महीने के एवरेज पे कैलकुलेट की जाएगी। और जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के बाद में रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन है वो लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज के ऊपर डिसाइड की जाएगी। मतलब कि अगर आप 58 इयर्स की एज में ईपीएस से एग्जिट हो रहे हैं तो वहां से लास्ट 60 मंथ्स की जो सैलरी होगी उसका एवरेज लिया जाएगा। सैलरी मतलब यहाँ पर बेसिक प्लस जी की बात कर रहा हूं मैं, उसका लिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको पेंशन दी जाएगी। जब हमने ये सर्कुलर देखा तब लोग बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि ये बहुत अच्छा फॉर्मूला था, इससे बहुत बढ़िया पेंशन बनने वाली थी। और पूरे सीनियर सिटीजन कम्युनिटी में या जो भी ईपीएस मेंबर है उनमें एक्चुअली एक उत्साह का या उल्लास का माहौल था। लेकिन क्या हुआ कि 14 फरवरी 2024 को एक और सर्कुलर इशू किया गया ईपीएफओ की तरफ से। और मैं आपको बता दूं ये ओपन सर्कुलर नहीं था, ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए ईपीएफओ ऑफिसर्स के यूज के लिए सर्कुलर इशू किया गया था। और इसमें लिखा था कि नहीं, हम हायर पेंशन को भी लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज पर नहीं देंगे, हम उसमें प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला डालेंगे। जो भी सर्विस पीरियड होगा उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 1 सितंबर 2014 के पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। और फिर 3 चीजें उसमें से निकाली जाएगी। पहली चीज होगी लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज जो एक कांस्टेंट होगा। फिर जब 1 सितंबर 2014 के पहले जो भी आपकी हाईएस्ट सैलरी होगी वो ली जाएगी, और 1 सितंबर 2014 के बाद जो आपकी हाईएस्ट सैलरी है वो ली जाएगी। अब दोस्तों जो पहला पोर्शन है उसमें 1 सितंबर 2014 के पहले की जो आपकी हाईएस्ट सैलरी है वो ली जाएगी और 60 मंथ्स का एवरेज लिया जाएगा, इनका कंपैरिजन किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो पोर्शन लिया जाएगा, उसको आपकी सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी 1 सितंबर 2014 के पहले की थी। और
अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद भी काम कर रहे हैं तो जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें 1 सितंबर 2014 के बाद का जो भी हाईएस्ट सैलरी होगा उसको और जो लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज है उसको कंपेयर किया जाएगा। वहां पर भी जो कम होगा उसको लिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। और ये जैसे ही फॉर्मूला लग गया, सडनली आपकी हायर पेंशन की वॉल्यूम में जो आपको पैसा मिलना था उसमें 12 से 15% का रिडक्शन हो गया और सडनली जो स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी वो सडनली कम अट्रैक्टिव हो गई, या ये बोलिए कि लॉस मेकिंग हो गई एक तरह से। और इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, इसके लिए बहुत सारे लोग कोर्ट में गए। तो दोस्तों यहां जो पहला जजमेंट आया था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आया था जो साल 2025 में आया था। और वहां पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियर टर्म्स में कहा था कि भाई प्रोराटा बेसिस को मान्य नहीं धरा जा सकता और आपको लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज पर ही हायर पेंशन देनी पड़ेगी, उसी को पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसका चैलेंज किया गया हिमाचल प्रदेश डिवीजन बेंच में। और दोस्तों डिवीजन बेंच का रिजल्ट भी अब जल्दी ही आने वाला है क्योंकि वो केस भी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फाइनली वहां पर वो फैसला रुक गया। और एक और बात होती है कि जब भी कोई हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट का जो फैसला आता है वो उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिन्होंने केस दर्ज किया था। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी सिमिलर केस आया प्रोराटा बेसिस का, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। पंजाब हाईकोर्ट ने भी ये माना कि प्रोराटा बेसिस जो है वो हायर पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट का ये क्लियर मानना था कि भाई जब प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला अप्रूव किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि पहले जो पैसा एम्प्लॉय से लिया जाता था वो सीलिंग बेसिस पर लिया जाता था। कभी आपने 5,000 रुपए दिया होगा, कभी आपने 4,500 की सीलिंग के ऊपर आपने कंट्रीब्यूट किया होगा और 1 सितंबर 2014 के बाद आपने 15,000 की सीलिंग पर कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि आपने अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग रेट से कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए अलग अलग जोन के हिसाब से, अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से आपको अलग अलग पेंशन मिलेगी, इसलिए प्रोराटा जस्टिफाइड था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब आप हायर पेंशन की बात कर रहे हो तो थ्रू आउट द सर्विस पीरियड जो एक्चुअल वेजेस है उसी के ऊपर कटिंग होगा। और क्योंकि कटिंग एक्चुअल वेजेस के ऊपर हुआ है, कंट्रीब्यूशन एक्चुअल वेजेस के ऊपर हुआ है, तो जो पेंशन आपको दी जाएगी वो भी लास्ट के 60 मंथ्स के एवरेज के ऊपर ही दी जाएगी। ऊपर से कोर्ट ने यह भी कहा कि ईपीएफओ ने खुद एक सर्कुलर इशू किया था 1 जून 2023 का, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम 60 महीने के एवरेज पर देंगे, तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ईपीएफओ को डायरेक्शन दिया गया कि आपको प्रोराटा बेसिस हटाना पड़ेगा और लास्ट के 60 मंथ्स पे ही पेंशन देनी पड़ेगी। और इससे जैसे कि मैंने आपको कहा, इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि 12 से 15% आपकी यहां पर पेंशनेबल सैलरी बढ़ जाएगी, इससे आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों इस जजमेंट की एक और खासियत थी, इस जजमेंट में एक टाइम लिमिट भी फिक्स कर दिया गया था कि जो भी करना है अगले 3 महीने में करना है। 27 मई 2026 को यह जजमेंट आया था और वहां से 26 अगस्त 2026 तक इसका टाइम लिमिट है। इसमें आपको और हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन क्या होगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, हाईकोर्ट का जो जजमेंट आता है वो जनरली उनके पिटिशनर्स को ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है यहाँ पर वो जजमेंट इन रेम दिया है। अब दोस्तों ये जो जजमेंट इन रेम वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही कोई जजमेंट इन रेम हो जाता है तो वो सिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल को एप्लीकेबल हो जाता है। समझ लीजिए, जो केस डाला था किसी ऐसे व्यक्ति ने डाला था जो प्रोराटा से परेशान था और वो चाहता है कि प्रोराटा फॉर्मूला हट जाए और उससे उसकी पेंशन बढ़े। अब दोस्तों ऐसा कोई और व्यक्ति है जो कोर्ट में नहीं गया लेकिन उसकी सिचुएशन सिमिलर है, वो भी प्रोराटा से परेशान है और उसकी पेंशन कम हो रही है, तो जजमेंट इन रेम उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ये जजमेंट में क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन इसका अगर आपको फायदा लेना है तो अगले 3 महीने के अंदर ही आपको इसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब जब मैंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पे बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था तो सब लोगों ने बोला यार इसका क्या फायदा होगा। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है, फिर उसको डिवीजन बेंच में चैलेंज करेंगे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और फिर ऐसा ही चलते रहेगा और हमारा कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रोराटा बेसिस कभी भी हटेगा नहीं। ईपीएफओ सिर्फ टाइम के साथ खेल रहा है और ये सोच रहा है कि एक दिन लोग मर जाएंगे, जो पिटिशनर से मर जाएंगे और केस खुद ही रफा दफा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपके सामने 3 सिनेरियो रखता हूं। एक मान के चलते हैं कि हमने एप्लीकेशन भरा और एप्लीकेशन भरने के बाद कोई अच्छा ईपीएफओ ऑफिशियल हो और उसने देखा कि अभी तक तो हमने चैलेंज नहीं किया है, तो एज ऑन डेट ये जो जजमेंट आया हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो चलिए मैं इसको
कार्यवाही में ला लेता हूं और उसके बेसिस पे मैं आपकी प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला हटा के आपकी पेंशन बढ़ा देता हूं। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि हमने फॉर्म भरा और कोई भला मानुस वहां पर बैठा था ईपीएफओ में और उसने हमारी दलील मानी और हमको जजमेंट के बेसिस पे प्रोराटा बेसिस हटाकर बढ़ी हुई पेंशन दे दी, तो ये पहले ऑप्शन में आपका फायदा डेफिनेटली होगा। अब दोस्तों दूसरी चीज हो सकती है कि हमने जैसे ही एप्लीकेशन डाला उधर ईपीएफओ ने डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया जजमेंट को और फिर उसके ऊपर स्टे आ गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि हमने एप्लीकेशन डाला और ईपीएफओ उसके ऊपर बैठा रह गया, बेसिकली उसने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ऐसी तीन चीज हो सकती है। तो चलिए मानते हैं कि पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है अनलाइकली कि ईपीएफओ वाले बहुत प्रोएक्टिव होकर आपको दे देंगे हायर पेंशन, लेकिन अगर हमने एप्लीकेशंस डाली तो ईपीएफओ के ऊपर एक प्रेशर तो बनेगा। अगर समझ लीजिए 25 से 30 हजार लोग अलग अलग रीजनल पीएफ ऑफिसेस में जाकर अपना अपना एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं और दर्ज कर दे रहे हैं, तो दोस्तों जैसे ही 25,000 एप्लीकेशंस जाएंगी तो ईपीएफओ में मच जाएगा हड़कंप, क्योंकि 25,000 एप्लीकेशंस कम नहीं होते। और दोस्तों ये वो सारे लोग हैं जिनको हायर पेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1 लाख लोगों को हायर पेंशन शुरू हो चुकी है। तो मेरा अंदाज तो यह है कि 1 लाख लोगों ने ये एप्लीकेशन भर के देना चाहिए, जिससे दो चीजें होंगी। पहली तो सबको पता चलेगा, स्पेशल ईपीएफओ ऑफिशियल्स को पता चलेगा कि भाई लोगों को अवेयरनेस है कि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और उनकी पेंशन बढ़ने वाली है। दूसरी, अगर ईपीएफओ ऑफिशियल 1 लाख एप्लीकेशंस पे काम नहीं करते तो उनको जवाबदेही देनी होगी, कहीं ना कहीं अगले जजमेंट में उनकी यहां पर कार्यवाही होगी, कंटेम्प्ट का केस भी डाला जा सकता है उनके ऊपर और इससे दोस्तों प्रेशर बनेगा। दोस्तों ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है हायर पेंशन की। आज जब आपको हायर पेंशन का ऑप्शन खुला हुआ मिला हुआ, इसके लिए 10 साल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है और उसके बाद जाके आपको यहाँ पर हायर पेंशन का ऑप्शन खुला था। उसके बाद भी ईपीएफओ ने हर्डल डाल दिया, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए, प्रोराटा बेसिस लगाकर फॉर्मूला कम कर दिया, एरियस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों लड़ाई जारी है और रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी तक जितने भी कोर्ट केसेस आए हैं सबके जजमेंट एम्प्लॉइज के फेवर में आए हैं, ईपीएस मेंबर्स के फेवर में आए, सीनियर सिटीजन के फेवर में आए। और जब ऐसा जजमेंट आता है उसका अगर हम फायदा ना लें तो फिर क्या फायदा और आपका क्या बिगड़ेगा। फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक पीडीएफ कॉपी मैंने रख दी है, आप उसको लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, उसमें अपना नाम पता लिख दीजिए, जो भी आपका पीपीओ नंबर होगा, पेंशन ऑर्डर नंबर होगा या आपका यूएएन नंबर होगा, वो सब आप दर्ज कर दीजिए। और जिस भी ऑफिस ने आपकी हायर पेंशन शुरू की थी वहां पर जाके ये एप्लीकेशन डाल के आइए और एक्नॉलेजमेंट लेना मत भूलिएगा। एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल लेना है आपको। और अगर किसी रीजन से आपका फॉर्म अगर वो लेने से मना करता है तो तुरंत आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई कैसे डालना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दिखेगा। आपको वीडियो के एंड में 4 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उसमें से एक वो होगा जिसमें आरटीआई या ग्रीवेंस कैसे रेज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और ईपीएफओ वाले आपका एप्लीकेशन लेने से मना नहीं कर सकते। आप दुनिया में कुछ भी चीज जाके अपने हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ से मांग सकते हैं। और आप जब जा रहे हैं तो ना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, आप उसमें कोर्ट का जजमेंट भी लगाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और उस पंजाब हाई कोर्ट के जो जजमेंट की कॉपी है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, दोनों चीज डाउनलोड कीजिए और 3 महीने के अंदर, मतलब कि डेट के साथ बता रहा हूं आपको 26 अगस्त के पहले फॉर्म देना है। और कृपया करके अगस्त के महीने के लिए मत रुकिए, जून के महीने में ही अपना एप्लीकेशन दीजिए। और अभी भी अगर आपको लग रहा होगा कि एप्लीकेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि एप्लीकेशन देने से भले फायदा ना हो, लेकिन एप्लीकेशन ना देने से आपका नुकसान 100% होगा। सोचिए हम कितने बेवकूफ लगेंगे कि हमने ये सोच के एप्लीकेशन नहीं भरा कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ईपीएफ वाले कुछ भी नहीं करने वाले, और मेरे दोस्त ने भर दिया और खुदा ना खास्ता उसका एप्लीकेशन मान्य होगा और उसकी हायर पेंशन बढ़ गई, और क्योंकि मेरा टाइम लिमिट चला गया अब मैं नहीं भर सकता, तो हम कितने बड़े बेवकूफ लगेंगे। तो दोस्तों होशियारी इसमें है कि हम बेवकूफ ना लगे और ऐसे एप्लीकेशन भर के दे दे। एक पेपर की बात है, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ईपीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 1 दिन की माथापच्ची होगी। लेकिन अगर रिजल्ट आया तो आपके फेवर में, और रिजल्ट अगर नहीं आया तो हम प्रेशर बना के इन जनरल हमारी जो सीनियर सिटीजन कम्युनिटी है इसके लिए हम प्रेशर बनाएंगे और दोस्तों कार्यवाही जल्दी से जल्दी होगी। डेमोक्रेसी में नंबर्स मैटर करते हैं और जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस जाएंगी उतना प्रेशर बनेगा, और जितना जल्दी प्रेशर बनेगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा।
तो दोस्तों प्रोराटा बेसिस हटाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है, कोर्ट में गए, पैसा लगाया, खर्च किया और एक जजमेंट इन रेम आपके लिए लेकर आया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एप्लीकेशन भरे और दे, ग्रुप में जाए, 25-25, 30-30 लोगों के ग्रुप में जाए और ईपीएफओ को वो एप्लीकेशन दे। और ये बिल्कुल आप लीगल तरीके से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोर्ट अप्रूव्ड तरीके से कर रहे हैं, तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन लेने से मना कर रहा है तो डेफिनेटली वो कंटेम्प्ट में है हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। तो दोस्तों अपने स्कोप को बढ़ाइए, एक प्रोएक्टिव स्टेप लीजिए, फॉर्म भरिए, आगे बढ़िए, हम हमारे साथ हैं। और आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के हक की लड़ाई की बात नहीं है, एक अवेयरनेस की बात है, एक ऐसा बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको और मुझको दिया था, अगर हम उसका फायदा नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। और इसीलिए दोस्तों हमको ये एप्लीकेशन भर के देना चाहिए। अगर आपको मेरा ये सजेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मुझे जहां तक उसका सोल्यूशन पता है मैं आपको दूंगा जरूर। और दोस्तों आप अगर प्रोएक्टिव स्टेप लेने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो बहुत कम आते हैं, बहुत अंतराल बाद आते हैं। और अब ये वीडियो आया है जिससे बहुत लोगों की जिंदगी में बेनिफिट होगा, और मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तकरीबन 12 से 15% तक उसकी पेंशन बढ़ेगी, तकरीबन 4 लाख से 5 लाख ओवरऑल लाइफ टाइम में आपको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो को सीरियसली लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो उन 1 लाख लोगों तक तो जरूर पहुंचे जिनकी हायर पेंशन शुरू हो चुकी है। भले ही आपकी शुरू हुई ना हो, लेकिन आपको उन लोगों को फॉरवर्ड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज उनकी हुई है, कल आपकी भी पेंशन शुरू होगी। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जहां पर आपको गाइड कर सके, जहां पर आपकी मदद कर सके और आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। धन्यवाद।